हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लास्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 8। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली हमारे दो टॉपिक्स रह रहे हैं। फर्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे फोटो रेस्पिरेशन। क्या टॉपिक है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल वेस्टफुल है। अब मैं इसको वेस्टफुल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जहां हम फोटोसिंथेसिस एक इतना अच्छा प्रोसेस, जहां हम एटीपी बना रहे हैं, एनएडीपीएच बन रहा है, उसकी वजह से फिर शुगर हमें मिल रही है, उसकी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, कितना अच्छा प्रोसेस था। ये बिल्कुल उल्टा है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की एटीपी एनएडीपीएच को तो यूज कर ही रहा है, ठीक है, और बना कुछ नहीं रहा है। इवन CO2 को अनफिक्स कर दे रहा है, ठीक है, अनफिक्सेशन हो रहा है। तो बिल्कुल ही वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि इसकी जो साइकिल है, जिसको हम C2 साइकिल कहते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में डिटेल्ड में मेंशन नहीं है, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं दो अलग अलग प्लांट्स में, दैट इज C3 एंड C4 प्लांट्स, ठीक है। तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C2 साइकिल। वही रीजन है कि इस साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन मोलिक्यूल बनेगा, ठीक है, डन। अब बेटा देखो, हमारे पास क्या है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रुबिस्को। ये हमने पढ़ा था C3 साइकिल में भी पढ़ा था, और C4 में ये बंडल शीट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रुबिस्को का मैंने बताया था कि इसके पास एक्टिव साइट होती है, जहां पर एक एक्टिव साइट है, ठीक है, जहां कार्बन भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन भी। अब वो डिपेंड करता है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी जरूरत है, ठीक है। तो कार्बन बाइंड करता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ऑक्सीजनेज, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये एज एन ऑक्सीजनेज काम करेगा। फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को एज एन ऑक्सीजनेज काम करने वाला है। रुबिस्को के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द होल बायोस्फीयर, ठीक है। सबसे अबेंडेंट एंजाइम है, एक एक्टिव साइट रहती है जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, इसलिए वो एज ए कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज काम कर सकता है। फोटो रेस्पिरेशन में यानी C2 साइकिल में एज एन ऑक्सीजनेज काम करने वाला है, यानी ऑक्सीजन का यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाने वाला है, ठीक है। अब अगर C3 प्लांट्स में हम बात करें तो C3 प्लांट में हमने देखा था केल्विन साइकिल चलती है ना, केल्विन साइकिल चलती है। तो इसका भी रोल यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, जिसमें 3 PGA यानी 2 PGA जो फॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारा बन रहा था, तो उसका भी यूज पे यहाँ पर आएगा। अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि कैसे। अब बेटा ये C3 में क्यों हो रहा है, C4 में फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि C4 में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, ठीक है, अबंडेंट अमाउंट में CO2 रिलीज होता है। अब वहां पर ये एज एन ऑक्सीजन तो काम कर नहीं पाएगा, तो क्योंकि एज एन ऑक्सीजन काम नहीं कर पाएगा तो C4 प्लांट्स डजंट शो फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम पढ़ना चाहें कि फोटो रेस्पिरेशन है क्या, तो आपको 3 ऑर्गेनल्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो ऑर्गेनल है आपका वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 ऑर्गेनल में चलता है क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड ऑर्गेनल है आपका पर ऑक्सीजोम, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। थर्ड जो ऑर्गेनल है बेटा आपका वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो हम उसको लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। अगर बहुत सारे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्यूट PM, ठीक है, यानी C से क्लोरोप्लास्ट, P से पेरोक्सिसोम, M से माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात आती है कि इनमें ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए बड़ा बना लेते हैं। ऑलराइट, देखो अब हमने
बात करी थी, देखो ये ऐसे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा RUBP से, जो हमारी 5 कार्बन की शुगर थी, जिसका केल्विन साइकिल में भी हमने रोल पढ़ा है। अब ये यहाँ पर CO2 नहीं लेगा एटमॉस्फेयर से, ये लेगा ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर IUBP एज एन ऑक्सीजनेज काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा? फोस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। फोस्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन का बनता है, इसीलिए इस साइकिल का नाम रखा गया है C2 साइकिल। फोस्फोग्लाइकोलेट से यहाँ आपका बनेगा ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट क्यों बन रहा है? देखो यहाँ एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज और काइनेज दो तरीके के एंजाइम हैं, फॉस्फेटेज और एक एंजाइम होता है काइनेज। तो आपको क्या याद रखना है कि फॉस्फेटेज ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। काइनेज इसका उल्टा करता है, ऐड करता है ये फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन कराता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसने ये फॉस्फेट हटा दिया तो क्या बन गया? ग्लाइकोलेट। अब इस ग्लाइकोलेट से बनेगा ग्लिसरेट, लेकिन कब? ये ग्लाइकोलेट को हम ट्रांसफर करवा देंगे किसमें? परऑक्सीजोन में, ठीक है। यहाँ इस ग्लाइकोलेट से, ग्लाइकोलेट यहाँ आ गया, इससे बनेगा ग्लिसरेट, ठीक है। इस ग्लिसरेट से बनेगा ग्लाइसिन। अब देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं है, यहाँ पर बस सिंपल बताया गया कि फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड, एंड देन यहाँ पर केल्विन साइकिल इन्वॉल्व होती है, लास्ट में 3 बनता है, ATP और NADH का यूज़ किया जाता है। बस सिंपल इतना बता रखा है, लेकिन आप याद कर सको तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप बस इतना कि यहाँ पर फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम यूज हो रहा है, ठीक है, और ग्लाइकोलेट यहाँ पर आया, इससे बन रहा है हमारा ग्लिसरेट। यहाँ एक ट्रांसएमिनेज नाम का एंजाइम काम करता है, इससे फिर ग्लिसरेट से बनेगा ग्लाइसिन। इस ग्लाइसिन को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब इस ग्लाइसिन में आप याद रख सकते हो कि यहाँ से अमोनिया रिलीज हो रहा है और CO2, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इस ग्लाइसिन से बनता है सीरीन, ठीक है। इस सीरीन को हम वापस लेके आते हैं बेटा परऑक्सीजोन में, ठीक है। इस सीरीन से बनता है हाइड्रोक्सी ग्लिसरेट। एक मिनट, यहाँ पे ग्लाइकोलेट से बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी ग्लिसरेट एंड देन इससे यहीं पर बन जाएगा ग्लिसरेट, और इस ग्लिसरेट से ये जाएगा यहाँ पर, इससे बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर क्या चल रही है? केल्विन साइकिल चल रही है, ठीक है, और वापस RUBP को रीजनरेट कर दिया जाएगा। तो ये आपकी फोटो रेस्पिरेशन, ये साइकिल चलती है। यहाँ पर आपको एक तो ये याद रखना है कि जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है 3-PCA, यहाँ आपका ATP यूज किया जाता है, ATP से ADP की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख रहे हो ये ATP का यूज तो कर रहा है, बना कुछ नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है इससे जो नेक्स्ट यहाँ ये वाला जो स्टेप है, यहाँ ये NAD से बेसिकली NADH का यूज कर रहे हैं और NAD+ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, NAD+ से NADH की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इतना बस बेसिक याद रखना है, डन। तो देखो क्या है, 3 ऑर्गेनल्स है, उनका इन्वॉल्वमेंट है फोटो रेस्पिरेशन में, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो इसमें अरुबिस्को बेसिकली एज एन ऑक्सीजनेज काम करेगा। सबसे पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है फोस्फोग्लाइकोलेट। फोस्फोग्लाइकोलेट से बनेगा ग्लाइकोलेट, क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप हट गया है फॉस्फेटेज की वजह से। इस ग्लाइकोलेट को भेजा जाएगा परऑक्सीजोम में, इससे बनेगा ग्लाइक्सिलेट, देन इससे बनेगा ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन को वापस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाएगा और ग्लाइसिन से बनेगा सीरीन। यहाँ पर CO2 का रिमूवल है, NH3 जो अमोनिया है वो रिलीज हो रहा है। सीरीन से को भेजा जाएगा वापस परऑक्सीजोम में, यहाँ पर बनेगा आपका हाइड्रोक्सी ग्लिसरेट, देन बनेगा ग्लिसरेट। ग्लिसरेट को भेजा जाएगा क्लोरोप्लास्ट में,
और देन 3 PGA फॉर्म होगा, उसके बाद वापस केल्विन साइकिल चलेगी, ReBP बन जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये याद रखना है कि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, C3 में फोटो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। डन, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। यस, देखो प्लांट में दो तरीके के फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, एक इंटरनल भी आ सकता है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, लेकिन मेन हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ने हैं। अब इंटरनल क्या हो सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर या उसका साइज, लीव्स का साइज, लीव्स की शेप कैसी है, लीव्स की एज मतलब कितना पुराना है, ठीक है, ये सब जो है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। लेकिन हम बाहरी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास 4 फैक्टर्स आते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला जो है वो है लाइट। क्या है? लाइट। दूसरा आपके पास फैक्टर आता है CO2। थर्ड आपके पास फैक्टर आता है बेटा टेम्परेचर, एंड फोर्थ आपके पास फैक्टर आता है H2O। ठीक है, लाइट है, CO2 है, टेम्परेचर है, H2O है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब ये पढ़ने से पहले हम एक लॉ पढ़ेंगे जो कि एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, उन्होंने बताया था 1905 में ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होता है, मान लो कि एक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस चल रहा है, हमें उसका रेट डिटरमाइन करना है, ठीक है, लेकिन उसको एक से ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा कि 4 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं उस फोटोसिंथेसिस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, यानी कि उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन हो रहा है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? इसी के लिए लॉ बनाया गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि एक केमिकल प्रोसेस जिसको एक से ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें रेट उस फैक्टर की वजह से डिटरमाइन होगा जिसकी वैल्यू मिनिमल वैल्यू के पास आ रही है, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में कोई ना कोई चेंज आ रहा है और क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। यानी मिनिमल वैल्यू के पास जो आ रहा है वही आपका फोटोसिंथेसिस का रेट डिटरमाइन करेगा। उसी को हम लिमिटिंग फैक्टर कह रहे हैं, ठीक है। और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में, ठीक है, 1905 में। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस को 4 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। मान लो उसको लाइट बहुत अच्छे से मिल रही है, CO2 अच्छे से मिल रही है, H2O अच्छे से मिल रहा है, लेकिन टेम्परेचर उसको उतना ऑप्टिमम नहीं मिल रहा है जितना उस प्लांट को चाहिए। तो यहाँ पर आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्टिमम क्वांटिटी में जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर उसको दे दे तो वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, डन। तो यही है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब पढ़ते हैं कि लाइट कैसा एक फैक्टर है, कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली आपको लाइट में एक तो लाइट के इंटेंसिटी के बारे में समझने की जरूरत है, ठीक है। लाइट की क्या क्वालिटी है, मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी, और कितना एक्सपोजर है लाइट का प्लांट्स के लिए, ठीक है, कि कितनी लाइट उसको मिल रही है। देखो बेसिकली यहाँ पर आपको एक ग्राफ पढ़ने की जरूरत है। इधर है लाइट इंटेंसिटी, और इधर है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की लाइट इंटेंसिटी कैसे फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। इसमें ग्राफ कैसा आएगा? देखो जब लो लाइट इंटेंसिटी चलती है, यानी कि जब लाइट कम मिल रही है, इंसिडेंट लाइट कम मिल रही है, तो ये देखा जाता है कि ग्राफ जो है वो इंक्रीज हुआ आपका सडनली। अब क्या होगा कि जब फुल सनलाइट का 10% हो जाता है, जब सनलाइट आ रही और जब उसका 10% प्लांट को मिल जाता है, तो वहीं पर लाइट सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, लाइट सैचुरेशन, ठीक है। अब इससे ज्यादा ग्राफ इंक्रीज होगा ही नहीं, इससे ज्यादा आप लाइट दोगे तो वो
नेगेटिवली अफेक्ट करेगा आपके फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, बेसिकली ये लो लाइट इंटेंसिटी। हेलो एवरीवन, ड्यू टू स्टोरेज इशू इन माय फोन, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं पढ़ाती जा रही हूँ और फिर मैंने देखा कि लेक्चर यहीं तक रिकॉर्ड हुआ है स्टोरेज इशू की वजह से। तो मैं आपको आगे का एक्सप्लेनेशन भी करवा देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ तक उस वीडियो में कवर कर दिया, मतलब पूरा कवर कर दिया था, बट वो यहीं तक ये है इस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखो 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो लाइट, CO2, टेम्परेचर और H2O जो अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। बेसिकली CO2 क्या होती है, देखो CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम होती है, 0.03 टू 0.04, और मैक्सिमम ये 0.05 तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमने दिया तो फोटोसिंथेसिस काफ़ी हाईली अफेक्ट होगा इससे, और वो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है प्लांट्स को, ठीक है। अब 2 प्लांट्स है अलग अलग, C3 और C4 प्लांट्स। तो C3 में इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 की, और C4 में रहती है अप्रोक्सीमेटली 365। अगर हम हाई CO2 एब्जॉर्प्शन करवाना है तो लाइट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, और दोनों ही प्लांट को हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, C3 को भी और C4 को भी। लो लाइट इंटेंसिटी पे ये काम नहीं करते, ठीक है। आपको ये याद रखना है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपके लिए बिल्कुल इनफ है, ठीक है, आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद है टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर बेसिकली देखो C3 जो प्लांट्स है उनको कम टेम्परेचर की जरूरत है, यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 या 20 टू 25 में भी काम कर जाते हैं। उसके बाद C4 में टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ओके। और ये आपको याद रखना है कि जो टेम्परेट रीजन्स हैं, टेम्परेट और बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स, इनमें भी टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे जो ट्रॉपिकल रीजन्स है उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड कंडीशंस थोड़ी रहती है, तो उनमें टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इसमें कम रहती है। H2O कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है फोटोसिंथेसिस को, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, मान लो कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली जब हो रहा है तो वाटर कम मिल रहा है, उसकी वजह से प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो जाता है, और वाटर स्ट्रेस की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से जो लीव्स है वो विल्ट कंडीशन में आ जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है, यानी फोल्डिंग हो जाती है लीव्स, कैसे फोल्ड हो जाते हैं। तो अब एक तो लीव्स ऐसे बिल्कुल अपनी फुल शेप में है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, तो वो अच्छे से उसमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। लेकिन अगर वो विल्टिंग कंडीशन आ गई तो उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ये आपके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर लीजिए। यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 8 फिनिश होते ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और आपके लिए भी यही होमवर्क है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज कमेंटिंग इन दिस कमेंट बॉक्स दैट वी शुड स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो मैं आई विल ट्राई कि मैं 2 वीडियोस लाऊं जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी स्टार्ट करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।